हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम इस ऑनलाइन क्लास के थ्रू एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमारा ये महाविद्यालय पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे महाविद्यालय में ऑनलाइन क्लासेस के लिए फैसिलिटीज को डेवलप की जा रही है। ये सब कुछ इसलिए ताकि स्टूडेंट्स को घर बैठे अपना स्टडी मटेरियल मिलता रहे और इस कोविड-19 के तहत उनकी पढ़ाई का कोई नुकसान भी ना हो। मैं ये कह सकता हूं कि हमारे रीवा में क्वालिटी एजुकेशन के लिए पेंटियम पॉइंट कॉलेज बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। और इस कोविड-19 के कारण जिस प्रकार से अब कंडीशन है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो ऐसे समय में भी ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा हम लोग लेक्चर डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। हमारे महाविद्यालय का यह सार्थक प्रयास है कि आने वाले समय में हम इन ऑनलाइन क्लासेस को और भी ज्यादा बढ़ावा देने जा रहे हैं, जिसके लिए ऐसी सुविधाएं इस महाविद्यालय में डेवलप की जा रही हैं। वेल स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। स्टूडेंट्स, आज हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को आगे लेकर जाने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में लोग डिस्कशन किए थे कि इलेक्ट्रॉन्स के रोटेशन, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग, न्यूक्लियस की स्पिनिंग, मैग्नेटिक फील्ड, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात की थी। थंब रूल की हम लोगों ने बात की थी, करंट को मैग्नेटिज्म के साथ जोड़कर देखा था। अब हम लोग इसके आगे बढ़ने वाले हैं इस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट टाइम ये बात की थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो अपनी एक्सिस पर स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। उस ऐसे न्यूक्लियस को, ऐसे स्पीशीज को, ऐसे स्टफ को जब हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पर क्या बिहेवियर होता है, उस न्यूक्लियस का क्या बर्ताव होता है, कैसे चेंजेस होते हैं, हमें वो देखना है। हम लोगों ने यहाँ पे बात की हुई है कि ये है हमारा न्यूक्लियस। अभी हम लोगों ने इसमें बात की, इनके रोटेशन की बात की कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें एक स्पिनिंग प्रॉपर्टी होती है, वो अपनी एक्सिस पर ही स्पिन करता रहता है। तो स्पिनिंग प्रॉपर्टी के कारण हमारे न्यूक्लियस में एक मैग्नेटिक फील्ड मींस हमारे न्यूक्लियस एक खुद मैग्नेट की तरह कार्य करने लगता है। तो जब हम अपने न्यूक्लियस को, जब हम कोई बाहरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो हमारे न्यूक्लियस की जो स्पिनिंग है वो रैंडम होती है। हमारा न्यूक्लियस किसी भी डायरेक्शन में स्पिन कर सकता है। वो ऐसा भी स्पिन कर सकता है, ऐसा भी स्पिन कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है। वो मींस किसी भी डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन, वो कहीं पर भी स्पिन कर सकता है। लेकिन जब हम अपने न्यूक्लियस को, मींस जो हमारा जो मटेरियल, जो हमारा सैंपल है, जब हम उसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत जब हम रखते हैं, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में हमारे न्यूक्लियस का जो अलाइनमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाता है। कैसे हो जाता है, हम लोग उस चीज को देखते हैं, यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर जैसे हमने ये मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करने के लिए हमने यहां पर एक मैग्नेट का इस्तेमाल किया है। एक मैग्नेट ये है, दूसरा ये है, एक नॉर्थ पोल, साउथ पोल, बीच में हमारा जाएगा ये हमारा जो सैंपल है, ये हमारा सैंपल हो गया। ओके, ये हमारे अलग अलग पोल हो गए, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। तो यहां पर चूंकि हमारा जो स्पीशीज है, जो हमारा जो सैंपल है, जो हमारा न्यूक्लियस है, इसमें भी स्पिनिंग प्रॉपर्टी तो होती है। स्पिनिंग प्रॉपर्टी होने के कारण इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो जब हम अपने सैंपल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट है, दूसरा ये मैग्नेट है, जब हम अपने सैंपल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, अभी हमारे मैग्नेट का डायरेक्शन क्या है, अभी हमारा मैग्नेट का जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा है।
कुछ ऐसा है, नॉर्थ टू साउथ ऐसा है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैंने आपको ये बताया कि जब हमारा न्यूक्लियस किसी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होता है तो उसका जो स्पिनिंग है वो किसी भी डायरेक्शन, वो रैंडम मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। लेकिन जब हमारा सैंपल या न्यूक्लियस जब वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आता है, ध्यान दीजिएगा न्यूक्लियस ये एन, मैग्नेटिक फील्ड एम, अभी आर की बात बाकी है, रेजोनेंस बाकी है। तो जब हमारा सैंपल किसी मैग्नेटिक फील्ड के तहत जब रखा जाता है तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड का भी जो जो अलाइनमेंट है वो भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रहता है। मीन्स अगर हमारा मैग्नेट का डायरेक्शन ये है तो हमारा जो सैंपल है उसका भी जो डायरेक्शन होगा, जो एलिमेंट होगा, वो भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ हो जाएगा यहाँ पर। तो ये अभी कंडीशन ये है कि जो हमारा जो सैंपल है, जो हमारा न्यूक्लियस है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ हो चुका है। तो यहां पर अभी कोई भी एनर्जी, क्योंकि इतना तो एनर्जी लग रही थी, यहां पर जो एनर्जी स्टेट है वो लोअर है, यहां पर अभी लोअर एनर्जी स्टेट है, क्योंकि अभी इस हमारे सैंपल का जो अलाइनमेंट है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड का अलाइनमेंट है वो मैग्नेट के डायरेक्शन में हो गया है। मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हमारे इस सैंपल का भी हो चुका है। लेकिन अब यदि हमको ये चाहिए कि हमारा सैंपल, ये हमारा जो न्यूक्लियस है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, इसका अलाइनमेंट जस्ट इसके अपोजिट हो जाए। मींस अभी तो ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, लेकिन अगर इसको अपोजिट करना है ऐसा, मींस अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड जाना है, तो हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब तक इसको एडिशनल एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक ये फ्लिप नहीं कर सकता अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड के। अभी यहां पर कंडीशन कुछ ऐसी है, आप खुद देखिए कि जब आप किसी भी दो मैग्नेट को, एक का नॉर्थ दूसरे का नॉर्थ, जब आप दोनों नॉर्थ को एक पास लाते हैं ऐसा, तो ये दोनों कभी आपस में जुड़ते नहीं है, ये ऊपर नीचे ऐसा होने लगते हैं। आपको हाथों में अपने कुछ एनर्जी महसूस होती है, क्योंकि जब एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल, मीन जब सेम पोल आपस में दूसरे इंटरेक्ट करते हैं, वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं होते, उनके बीच हमेशा रिपल्शन होता है, तो वो एक दूसरे से दूर होते हैं। लेकिन अगर साउथ पोल, मीन्स एक साउथ पोल है दूसरा नॉर्थ है, अगर हम अपोजिट चार्ज को लाते हैं तो आपस में अटैच हो जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ यहाँ पर हमें कुछ उस चीज को यूज करना है कि यहाँ पर भी अलाइनमेंट जो है वो भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। हमें अगर इसकी स्पिनिंग को अगर रोटेट करना है, अगर हमको इसको अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड लेकर जाना है, तो हमें यहाँ पर कुछ एडिशनल एनर्जी को देना पड़ेगा। तो इस एनएमआर में जो एडिशनल एनर्जी है वो हम रेडियो वेव्स के द्वारा देते हैं। रेडियो वेव्स, क्योंकि यहां पर हमें ज्यादा हायर एनर्जी वाले रेडिएशन देने की आवश्यकता नहीं है, हमें इसको सिर्फ इतनी ही एनर्जी देना है कि हमारा ये जो स्पीशीज है ये मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट फ्लिप हो जाए। सो यहां पर एक सिंपली एक प्रॉपर्टी ये है कि हमारा जो सैंपल है ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, पर ऐसा नहीं जितना कि कितना भी रेडिएशन दिया जाए और हमारा जो सैंपल है वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता चले। यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर इस मटेरियल को फ्लिप होने के लिए, अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड जाने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता है उतनी एनर्जी रेडियो वेव से इसको चाहिए। जब हम यहाँ पर वेव को देते हैं तो हम यहाँ पर एक डिटेक्टर को भी यूज करते हैं। कि डिटेक्टर का काम क्या है, ये ट्रांसमिटेंस को मेजर करेगा, ट्रांसमिटेंस को ये मेजर करेगा। मींस रेडिएशन, ये जो रेडियो वेव्स है ये अपने सोर्स से सैंपल से जब पास हुई तो जितना सैंपल को आवश्यकता है, अगर उतनी ही रेडिएशन अगर अभी इसको नहीं मिल रही है तो यहाँ पर इस रेडिएशन का जो ट्रांसमिटेंस है ये पूरा होगा और ये पूरी वेव्स टकराएगी इस डिटेक्टर से। यहाँ पर ये डिटेक्टर सिर्फ ट्रांसमिटेंस को मेजर करेगा, ट्रांसमिटेंस को। जब हमारे इस सैंपल को, जिसको कि मैग्नेटिक फील्ड में जाना है,
मतलब वहां पर इसको मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट इसको फ्लिप होना है। जब हमारे इस सैंपल को उतनी एनर्जी मिलने लगेगी जितना इसको फ्लिप होने के लिए जरूरी है, तो उतनी एनर्जी जब मिलने लगेगी तो हमारा ये जो सैंपल है ये उतने रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने लग जाएगा। इसीलिए ये जो टेक्निक है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये एक प्रकार की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है। जबकि आईआर में हम वाइब्रेशंस को यूज करते हैं, वो वाइब्रेशनल। एनीवे हम लोग अभी एनएमआर की बात करें तो जितनी एनर्जी की आवश्यकता हमारे इस सैंपल को है मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट जाने के लिए, उतनी एनर्जी जब इस रेडियो वेव से इसको मिलने लगती है तो हमारा ये सैंपल उस रेडियो वेव को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे जो हमारा ट्रांसमिटेंस है ये ट्रांसमिटेंस प्रभावित होता है। अब ट्रांसमिटेंस प्रभावित होगा हमारा ये, अब यहां पर क्या हुई, एक मैचिंग कि हमारे सैंपल को जितनी एनर्जी चाहिए थी उतनी एनर्जी इसको उस रेडियो वेव्स के द्वारा मिल रही है। तो यहां पर फिर से एक मैचिंग हुई, मींस जितना सैंपल को चाहिए उतनी एनर्जी यहां से मिल रही है, तो दोनों के बीच क्या हुई, एक मैचिंग हो गई। तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन कहलाती है रेजोनेंस की। NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, मैग्नेटिक मींस ये मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही, सैंपल ये हमारा है यहाँ पर न्यूक्लियस है। रेजोनेंस की बात हुई थी, रेजोनेंस का मतलब एक मैचिंग वाली कंडीशन कि हमारे सैंपल को जितनी एनर्जी की आवश्यकता है उतनी एनर्जी जब हमारी इस रेडियो वेव से मिलने लगती है, उतनी एनर्जी जब मिलने लगती है तो दोनों के बीच एक बैलेंसिंग कंडीशन हो जाती है, क्योंकि पहले एनर्जी लेवल मेंटेन नहीं हो रहा था। मींस जितनी एनर्जी सैंपल को चाहिए उतनी एनर्जी पहले इसको रेडियो से नहीं मिल रही थी, तो ट्रांसमिटेंस पूरा हो रहा था। अब एब्जॉर्प्शन होने लगा। अब जब इसको एनर्जी मिल जाएगी तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट ऐसा टर्न हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट फ्लिप हो जाएगा। और जब फ्लिप हो जाएगा तो यहां पर फिर से एनर्जी लेवल में चेंज आएगा। पहले ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लाइन था तो लोअर एनर्जी स्टेट, और जब ये फ्लिप होकर अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड चला जाएगा तब यहां पर हायर एनर्जी स्टेट हो जाएगा। और ये जो लाइट जहां पर जो रेडिएशन जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये जो डिटेक्टर है ये हमारे इसी चीज की स्टडी करेगा। यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम बनेगा, कुछ ऐसा रिजल्ट हमको मिलेगा। जब तक एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है ये सीधा जा रहा है, जहां एब्जॉर्प्शन हुआ हमें एक ऐसा ये मिलेगा और फिर आगे चला जाएगा। इस प्रकार से हमको रिजल्ट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मिलते हैं। तो ये ओवरऑल वीडियो था एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की वर्किंग में कि कैसे ये स्पेक्ट्रोस्कोपी काम करती है। सिंपली हमने आपको पहले ही बताया था, स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है कि जब मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच जो इंटरेक्शन होता है उससे जो एक स्पेक्ट्रम डेवलप हो रहा है उस स्पेक्ट्रम की स्टडी हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में कर रहे हैं। तो इस एनएमआर में हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक मींस यहाँ पर न्यूक्लियस और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके रेजोनेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके हम उस सैंपल की स्टडी कर पा रहे हैं। हम सभी सैंपल का एनएमआर नहीं कर सकते क्योंकि हर एटम्स मॉलिक्यूल्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की का जो कंपोजिशन जो रेशियो है, जो मात्रा है, नंबर्स, वो अलग अलग होते हैं, इसलिए हम सब के लिए एनएमआर नहीं कर सकते। ये ओवरऑल वर्किंग थी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। आई होप आपको ये एनएमआर समझ में आया होगा। इसी प्रकार के यदि कोई आपको सजेशन होता है तो आप उसको बताइएगा जरूर। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो दूसरी टेक्निक्स है यूवी विजिबल आईआर, हम उसके बारे में आपको प्रेजेंटेशन जरूर देंगे। थैंक यू सो मच।